हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे मॉडर्न फिजिक्स का रैपिड फायर 3 और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के बेस्ड पे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेस्ट जेईई मेंस के क्वेश्चन, बेस्ट जेईई एडवांस के क्वेश्चन, सब कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और डिस्कस ये भी करेंगे किस तरह से वो क्वेश्चन को हम बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि भाई पहली बार अगर आप वो क्वेश्चन को देख रहे हो तो कैसे उसको अप्रोच करना है, क्या सोचने का प्रोसीजर होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन साथ उसको पहले पॉज करके ट्राई करो, तभी जो है इस लेक्चर का महत्व होगा। नहीं तो आप खाली देखते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है लेक्चर का। तो पहले आपको पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद इसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डालेंगे, आपको उसको पॉज करके ट्राई करना है। मैं होप करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 तो एटलीस्ट देख ही लिया होगा, नहीं तो क्वेश्चन जो समझाऊंगा वो कौन से समझ नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ एक बार पहले लेक्चर देख लेना, तो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, प्रीवियस से सारे क्वेश्चन बनेंगे। खाली क्वेश्चन देखोगे तो भी काम नहीं चलेगा, खाली कॉन्सेप्ट देखोगे तो भी काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो ही मतलब एग्जाम में उसका मतलब वैल्यू है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चंस क्या दिया है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने बोर्ड्स मॉडल का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था, तो बस उसके बेस पे आज सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियस एज शोन आउट ऑफ द 4 पाथ विच इज नॉट पॉसिबल। ये 4 पाथ में से कौन सा पाथ पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली देखो करने का तरीका क्या है इसका, पहले तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो और आंसर अपना मार्क कर लो। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ 4 पाथ, देखो गोल्ड, मान लो गोल्ड का एटम है, ये क्या है, गोल्ड का एटम। ठीक है, मतलब ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है। मतलब ओवरऑल जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ना, वो पॉजिटिव होता है ना। ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल के पास, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, मतलब इसका भी चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका भी चार्ज होता है पॉजिटिव। तो सिंपली अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, अल्फा पार्टिकल इस तरह से आएगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे हमेशा, उसको अट्रैक्ट कभी नहीं करेंगे। तो देखो ए ऑप्शन में इस तरह से रिपेल हो रहा है, हाँ ठीक है ये चलेगा, क्योंकि ये तो इसके पास नज़दीक गया तो मतलब कि न्यूक्लियस ने इसको रिपेल किया, अपने से दूर भेजा, वो भी चलेगा। फिर बी देखो ऐसे आया, ऐसे इसको रिपेल कर दिया, मतलब कि स्ट्रांगली रिपेल हो गया होगा, तो मतलब पीछे चला गया होगा। तो ए भी सही है और बी भी सही है, रिपेल कर रहा है तब तक तो सही है। सी देखो, सी गलत है। सी गलत इसलिए है क्योंकि सी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, उसका पाथ चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसे चेंज हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये पाथ जो है पॉसिबल नहीं है, सी वाला पाथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल है। तो सी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। डी तो पॉसिबल है, डी में क्या है, इस तरह से जा रहा है, तो डी ऑप्शन तो पॉसिबल है। ठीक है, डी में कोई गड़बड़ नहीं है। सी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है देखो, और न्यूक्लियस तो ओवरऑल उसका चार्ज पॉजिटिव होता है ना, तो हमेशा उसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बी में भी देखो रिपेल ही हो रहा है, इस तरह से वापस गया, इधर से पहुंचा और रिपेल हो गया। ए गया ऐसे रिपेल हो गया। डी में ऐसे गया, ऐसे रिपेल हो गया। सी में भी इसको ऐसे रिपेल होना चाहिए था, लेकिन ये इसके तरफ जा रहा है, तो वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो अपना पहला क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन की इंटेंसिटी बढ़ेगी। ओके, अभी तो सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई करो एक बार। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, द ग्राफ विच डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ रुदरफोर्ड गोल्डफायर एक्सपेरिमेंट विद थीटा एंगल। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और थीटा एंगल, हमने जो ग्राफ मतलब कि कितने मतलब अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल पर जा रहे हैं, उसका हमने एक फॉर्मूला देखा था, आपको याद हो तो। हमारे पास ये फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो नहीं याद हो तो लिख लो एक बार, इक्वल टू kz² अपॉन sin raised to 4 θ/2। हमारे पास ये फॉर्मूला था, आपको याद हो तो, ये फॉर्मूला था सिंपली। ठीक है, और ये क्या था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है, तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि ये जो फॉर्मूले में 2 बातें आपको याद रखनी थी। एक तो जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² है, मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होंगे। और दूसरी बात क्या है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू sin raised to 4 θ/2 है सिंपली।
तो इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, हमको थीटा और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा हम देखते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर आप थीटा की वैल्यू 0 डालते हो, ग्राफ कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम थीटा की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, है ना। भाई 1/0 क्या हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देखो ध्यान से यहाँ पे साइन रेज़ टू 4 थीटा बाई 2 है, मतलब क्या आ जाएगा फॉर्मूला एन इक्वल टू साइन रेज़ टू 4 थीटा बाई 2 है ना, तो 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन रेज़ टू 4 90। अब साइन 90 तो होता है 1, उसका रेज़ टू 4 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 के आसपास, ठीक है। मतलब हमको सिंपली ये देखना है ना कि जब थीटा इक्वल टू 0 है तो देखो एन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट, मतलब समझ रहे 0 डिग्री पे तो ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल जा रहे थे, और 180 डिग्री पर ऑलमोस्ट 1 इन 10⁶, आपको याद हो ना कि 1 इन 10⁶ अल्फा पार्टिकल जो है वो मतलब कि 180 डिग्री पर जा रहे थे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो बहुत कम वैल्यू है, तो यहाँ पे ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देखो ये अपना थीटा है और ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम है, और धीरे धीरे करके इस तरह से अल्फा पार्टिकल डिक्रीज करेंगे। अब जहाँ यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऑलमोस्ट देखो बहुत कम हो गया है, ठीक है। 180 डिग्री पर 0 नहीं होगा पर बहुत कम हो गया ऑलमोस्ट, देखो ध्यान से एन की वैल्यू कितनी कम हो गई है, एन की वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई है, क्लियर है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, मतलब डी ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। ओके, आपको ये इक्वेशन अगर नहीं याद हो तो इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बेस पे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा कि वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, क्लियर है। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैंने आपको सेकंड लेक्चर में करवाया था, आपको याद हो कि मैंने सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन कराए थे आपको, एनर्जी का, रेडियस का, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, सब कुछ का मैंने डेरिवेशन कराया था, किस तरह से आता है फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्लियर है। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, एन हाइड्रोजन एटम एंड एन लिथियम एटम आर बोथ इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो एक तो हाइड्रोजन एटम है और एक तो क्या है लिथियम एटम है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन लाइक एटम, दोनों है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब n इक्वल टू 3 में है, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है n इक्वल टू 1, सॉरी n इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट कितना होता है n इक्वल टू 3, तो दोनों n इक्वल टू 3 में है। जो n इक्वल टू 1 होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्लियर है। तो ये दोनों सेकंड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 3 में है। उसके बाद क्या है कि इफ़ LH एंड LI आर देयर इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है LH है, इसका LI, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है LH है, और EH एंड EI आर देयर एनर्जी, EH एंड ELI आर देयर एनर्जी। तो रिलेशन क्या होगा, सिंपली रिलेशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की Z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की जो Z की वैल्यू होगी इक्वल टू 1, और लिथियम एटम Z की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 3। देखो n से तो कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज n तो दोनों का सेम है, कंपैरिजन किससे होगा, z से, क्लियर है। अब किसकी बात की है, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी की बात की है। तो हमको एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला पता है कि mvr इज इक्वल टू NH/2π, mvr इक्वल टू NH/2π, n तो दोनों का सेम है, तो देखो ये क्या है अपना एंगुलर मोमेंटम है, तो फॉर्मूला क्या है NH/2π, ठीक है। देखो n तो दोनों में सेम है और ये तो कांस्टेंट ही है, तो अगर n सेम है तो मतलब ये z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देखो एंगुलर मोमेंटम z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि अगर LH और LI कंपेयर करें तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, देखो फॉर्मूला में z कहाँ आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6, कांस्टेंट की बात करें तो z²/n² होता है, z²/n², n तो दोनों में सेम है, मतलब एनर्जी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z², क्लियर है। अब z की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, z की वैल्यू ज़्यादा है लिथियम की, देखो लिथियम की z इक्वल टू 3 है, हाइड्रोजन में z इक्वल टू 1 है, मतलब सिंपली जो एनर्जी है z², हाँ ठीक है, देखो z कंपेयर कर रहे हैं ना, n तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है ना, n तो सेम ही है तो n से कंपेयर नहीं कर सकते हम, n तो दोनों में सेम आएगा, कंपैरिजन हो z, तो z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लिथियम का z ज़्यादा है मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, LH इक्वल टू LI और ELI मतलब कि
ग्रेटर देन EH, तो मतलब बी ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करके मैच करना होता है। हमने डिफरेंट फॉर्मूला देखे थे, कैसे वो एन और जेड पर डिपेंड करते हैं, हमने सारे निकाले थे, है ना। तो आप उसको देख लेना एक बार कैसे निकाला जाता है। वैसे तो अभी से आपका सारा रिवाइज ही हो जाएगा, अभी जितने क्वेश्चंस करोगे तो आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे वो फॉर्मूले। ओके, चलो आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई करो उसको। क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स मेक्स अ ट्रांजिशन N1 इक्वल टू N2 वेयर N1 एंड N2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो ये 1998 में आया था 2 मार्क्स में। N1 and N2 are the principal quantum number of the two states. Assume that the Bohr's model is valid. The time period of revolution of the initial state, क्या बोला है? Time period of revolution of initial state is 8 times the final state, is 8 times the T final. क्लियर है? और the possible values of N1 and N2, ये मल्टीपल करेक्ट है क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, वैल्यूज। तो क्वेश्चन में देखो वैल्यूज पूछा है, मतलब क्या है कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमको दिया है टी इनिशियल इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ टी फाइनल। ओके, और हमको पता है कि टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम। हमको पता है टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2πr/v, है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2πr/v। हमको ये भी पता है कि जो r होता है, देखो अभी सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, n के कैसे प्रोपोर्शनल है। मैं ऐसा निकालना चाहता हूँ कि टाइम पीरियड n के कैसे प्रोपोर्शनल है। हमको क्या पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू, हम कैसे निकालते थे, रेडियस प्रोपोर्शनल है n² z के, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है z/n के। मैंने बोला था आपको रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी तो याद ही रहना चाहिए। रेडियस किसके होता है? n² z, ये होता है रेडियस। वेलोसिटी किसके होता है? z/n। ओके, और एनर्जी किसके होता है? z²/n²। ये तीन आपको याद है तो उसके ऊपर से आप कोई भी निकाल सकते हो। तो हो गया z/n। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन z²। सिंपली यहाँ पे n की बात की है, जो टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? n³ के। ठीक है, तो t इनिशियल क्या हो जाएगा? n1³। t इनिशियल क्या हो जाएगा? n1³ इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ t फाइनल क्या हो जाएगा? n2³। ठीक है, n1 से n2 जा रहा है, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आया है, ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होंगी वो हमारा आंसर होंगी। वही तो बोल रहे हैं कि पॉसिबल वैल्यू n और n2 क्या हो रहा है, हमारा ये कंडीशन मैच होना चाहिए। तो पहला ट्राई कर लेते हैं, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2। n1 4 ट्राई करते हैं, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, है ना, पहला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। n1 इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू 2, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर। n2 इक्वल टू है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो पहला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन n1 इक्वल टू 8 है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, है ना। और 8 इंटू n2 कितना है? n2 है यहाँ पे 2, n2 यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्या है? क्यूब है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई लिखने में, यहाँ पे क्या है? क्यूब है ना। तो यहाँ पे 8 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, मतलब पहला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। यहाँ पे क्यूब आएगा ना, n1³ इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ n2³। दूसरा ऑप्शन क्या है? 8 इंटू n2 कितना है अपना? n2 अपना 2, तो 2 का क्यूब 8 64, मतलब दूसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, n1 इक्वल टू 8 और n2 इक्वल टू 1, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512, n1 इक्वल टू 8 और n2 इक्वल टू 1 है ना। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2, इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स इन फाइनल स्टेप। हाँ ठीक है, इनिशियल इज 8 टाइम्स द फाइनल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तीसरा ऑप्शन 512 और यहाँ पे आ रहा है 8 इंटू 1, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, 8 1 जा 8 होगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन में n1 इक्वल टू 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 इक्वल टू n2 इक्वल टू 3 है, तो 8 इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, 8 56, 8 7 जा 56, मतलब हो गया 5, 8 16 21। हाँ ये मैच कर रहा है, डी ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, बी में क्या है? n1 इक्वल टू 8 है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब 8। हाँ ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए और डी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट था। आपको ये रिलेशन निकालना है, रिलेशन कैसे निकालना है वही इंपॉर्टेंट खेल है। आज के सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड होने वाले हैं, जितने क्वेश्चन हैं सारे इसी के बेस्ड होने वाले हैं। ओके, चलो फिर इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, क्या क्वेश्चन दिया है। ओके देखो इसी तरह का क्वेश्चन है एक, कि एक म्यूऑन है जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। देखो एक तरह का पार्टिकल दिया है क्वेश्चन में क्या दिया, एक तरह का पार्टिकल, इसका नाम है म्यूऑन। देखो हमको इससे मतलब नहीं, हमको डेटा से मतलब है, ठीक है, MUON, ठीक है, म्यूऑन पार्टिकल है, जो कि बोला क्या गया है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका चार्ज जो है Q = E है, और जो मास है ना, जो मास ऑफ म्यूऑन है वो 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पे मास का रिलेशन दिया है, ठीक है, मास का रिलेशन। व्हेन, अच्छा ठीक है, व्हेन M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इफ म्यूऑन इज बाउंड टू अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाँ, म्यूऑन मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम बना रहा है, सिंपली ऐसा बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब बोल रहे हैं एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जो कि म्यूऑन है, जिसका चार्ज E है और जिसका मास है 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स बोला है तो मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं रेडियस बोला है। रेडियस का हम फॉर्मूला का हमको याद हो कि R = होता है n²/z, लेकिन इस बार ये फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको निकालना है मास में कंपैरिजन। देखो मास का रिलेशन हमको दिया है, ना ही n दिया है ना ही z दिया है, तो n और z का क्या करेंगे हम, तो हमको अपना ओरिजिनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। देखो अगर आपको डायरेक्टली याद हो तब तो ठीक है कि n² h² πm/z², इस तरह से हमने निकाला था, डायरेक्टली आपको याद हो तो। नहीं याद हो तो 2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। कैसे? हम 2 फॉर्मूला निकालते थे, हमको एक फॉर्मूला ये पता है कि mvr = nh/2π, और एक हमको पता था कि कौन सा फॉर्मूला पता था हमको, वो फोर्स वाला, ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक = F सेंट्रीपिटल। तो K Q1 Q2/r² हम लिखते थे ना, K Z² Z × E मतलब Z² अपॉन K की जगह पर लिख देता हूँ 4πε0, रुको, Z² अपॉन 4πε0 r² = सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, ठीक है। यहाँ से एक से r कैंसिल। अब क्या करते थे हम, इसमें से हमको r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे देखो एक r है, क्या करता हूँ मैं, इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, तो हो जाएगा m² v² r² = n² h² अपॉन 4π²। क्लियर है? उसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको इस तरफ ले लेता हूँ मैं, इसको मैं इस तरह ले लेता हूँ कि mv² = z² अपॉन 4πε0 r। अब दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो जैसे यही r बचे ऐसा, तो mv² = z² अपॉन 4πε0 r। इसको स्क्वायर किया मैंने और डिवाइड बाय इससे किया, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो एक m से एक m कैंसिल, देखो v² बुरा ही उड़ गया, v से हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको ना इसके अंदर सारे कांस्टेंट टर्म चाहिए। देखो अगर हम फॉर्मूला देखेंगे सारे कांस्टेंट टर्म चाहिए हमको, n और z के अलावा कुछ इसमें वेरी नहीं करना चाहिए, v वेलोसिटी ऐसा नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे v तो हमने हटा दिया, उसके बाद क्या है कि यहाँ से 4π से 4π कैंसिल, 1 पाई बचा है यहाँ पे, जिसको आप सॉल्व करोगे ना तो देखो यहाँ पे r है ना, तो क्या आ रहा है यहाँ से देखोगे r² = n² h² ε0 r अपॉन नीचे आ रहा है पाई, और यहाँ पे एक m भी है और z² भी है, तो पाई, देखो एक पाई बचा है, m है z², तो पाई m z², एक r से एक r कैंसिल, तो सिंपली अपना r का ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये सब करने का इतना ही मतलब है, ये सब करने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो अपना r है ना, जो अपना r है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। हमारा पास फॉर्मूला क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ अगर r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका देखो म्यूऑन का मास ज़्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ म्यूऑन विल बी लेस देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मास ज़्यादा होगा मतलब क्या, रेडियस कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है। ओके, सिंपली तो अपना ये ऑप्शन जो है कि रेडियस ऑफ म्यूऑनिक ऑर्बिट इज 200 टाइम्स स्मॉलर, हाँ तो पहला ऑप्शन करेक्ट है अपना, मतलब ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। मतलब नीचे देख रहे हो ना, ए बी डी दिया है, बी डी दिया है, सी डी दिया है, तो बी डी तो देखो बी ऑप्शन में ए तो है नहीं, मतलब बी गलत है, सी ऑप्शन में भी ए तो है नहीं, मतलब सी भी गलत है। अब बचे रह गए ए और डी ऑप्शन, उसको चेक करते हैं हम। मतलब बी ऑप्शन चेक करता हूँ मैं कि स्पीड, अब स्पीड के बारे में चेक कर लेते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे हम, स्पीड कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको रफ कर देता हूँ। अब स्पीड का पूरा फॉर्मूला डिराइव करने नहीं बैठेंगे, हमको क्या पता है कि
कि एम वी आर इक्वल टू होता है एन एच बाई टू पाई, एम वी आर इक्वल टू होता है एन एच बाई टू पाई। तो यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, वो सिंपली आर की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो एम वी इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व भी नहीं करना है आपको, सिंपली करना क्या है पता है, यहाँ से ये m और m कैंसिल हो जाएगा। m और m कैंसिल मतलब क्या है कि जो स्पीड आ रही है हमारी जो स्पीड आ रही है वो मास के इंडिपेंडेंट है ना। देखो मास में कुछ आ ही नहीं रहा है, मास तो कैंसिल हो गया, मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, मतलब स्पीड का कोई कहानी नहीं, मतलब दोनों की स्पीड सेम होगी, मतलब v ऑफ m इक्वल टू v ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मास पे कोई फर्क ही नहीं है स्पीड को, मास तो कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर ये आ गया। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि 200 टाइम्स है, मतलब बी ऑप्शन अपना गलत है। देखो ए सही है, बी गलत है। चेक करते हैं सी ऑप्शन। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी कैसे निकालोगे, तो कोई भी फॉर्मूला पता है आपको एनर्जी का, आई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी तो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना भाई। वी का ये फॉर्मूला पुट करोगे उसमें मास तो आएगा नहीं कहीं, मतलब क्या है कि एनर्जी टू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है, समझ रहे हो। देखो वी में कोई मास का टर्म आ रहा है क्या, वी लिखोगे यहाँ पे कोई मास का टर्म नहीं आएगा, तो कोई कैंसिल होने का चांस ही नहीं है, ये मास तो रहेगा ही यहाँ पे, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है। तो अब मतलब क्या है कि जो मास ऑफ म्यूऑन हो, सॉरी जो एनर्जी ऑफ म्यूऑन होगा वो ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है तो एनर्जी इसको ज़्यादा होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब कि सी ऑप्शन जो है सही है, सी ऑप्शन सही है। अब देखो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए और सी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अपना डी ऑप्शन, मतलब अपना कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन तो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, डी ऑप्शन क्या दिया है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, फिर से चेक कर लेते हैं, इसको हटा दूं मैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूले का ही खेल है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। इसके अंदर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है अपना मोमेंटम, एम इंटू वी होता है अपना मोमेंटम, तो पी इंटू आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। तो आर का फॉर्मूला लिखूंगा अगर, तो आर हो जाता है एन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। देखो अपना मास इंटू वेलोसिटी दोनों मिला के मोमेंटम होता है, ठीक है, तो ये दोनों मिला के मोमेंटम हो गया। ऐसा मास मास कैंसिल मत कर देना इसमें ये वाला, ठीक है। तो मोमेंटम देखो डायरेक्ट देखो, मास ऊपर जाएगा, मास ऊपर चला जाएगा, तो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है ना, तो अपना जो है मोमेंटम ऑफ म्यूऑन ज़्यादा होगा। हाँ तो वो भी दिया ज़्यादा ही होगा, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, मतलब ओवरऑल अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, जिसमें ए सी और डी तीनों दिया है। ओके, समझ गए ना कैसे करना है क्वेश्चन को, सारा कुछ फॉर्मूले का ही खेल है। दो फॉर्मूला को पता होगा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी वाले हैं ना, दो फॉर्मूला पता हो आपको कि एक तो फोर्स वाला और एक तो वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, उससे हम जो है कर सकते हैं इसको, ठीक है। वो बोर्ड्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन का था ना, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, और एक फोर्स वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला आपको पता हो तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं वैसे ही। चलो इसी तरह का करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई करो। हाँ क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, देखो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या दिया है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, सेकंड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 3, हैविंग रेडियस, अच्छा रेडियस भी दे दिया है हमको, क्या दिया रेडियस 4.65 एंगस्ट्रॉम। द डी ब्रोगली वेवलेंथ, अच्छा इसके अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके फॉर्मूला था आपको याद हो ना, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, H अपॉन पी, या तो इसको इस तरह लिखते थे हम H अपॉन एम वी, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव का पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था, H अपॉन एम इंटू वी, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन हमको यहाँ पे n दिया है और रेडियस दिया है, तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, क्योंकि h तो कांस्टेंट होता है, हमको m इंटू वी की वैल्यू कैसे मिल जाए, तो हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगी, और m इंटू वी कैसे मिलता है हमको, और रेडियस भी है यहाँ पे, तो एक ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम कि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ठीक है। यहाँ पे n भी है, रेडियस भी है, तो यहाँ से m इंटू वी की वैल्यू मिल जाएगी, m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है हमको 4.65 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, एंगस्ट्रॉम दिया है, ओके, इक्वल टू n की वैल्यू कितनी दी है हमको 3, तो 3h बाई टू पाई। तो सिंपली हमको यहाँ पे m इंटू वी की वैल्यू क्या मिल गई, यही वैल्यू हमको यहाँ पे उठा के डालना है, वैल्यू मिल जाएगी 3h अपॉन 2 पाई
इंटू, चलो अभी के लिए मैं आर ही लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना आपको, आर लिख दो, चलो बस आर, अभी के लिए आर लिखो जिससे कन्फ्यूजन ना हो, हम लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्या आ रहा है 3πr, तो m इंटू वैल्यू क्या आ गई, m इंटू वी की वैल्यू क्या आ गई 3h/2πr, उसकी वैल्यू यहाँ पे उठा दो, डाल दो डायरेक्टली, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या मिल जाएगा अपने को, h अपॉन, देखो m इंटू वी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 3h/2πr, तो h इंटू एच कैंसिल। देखो ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ऐसा एक क्वेश्चन जे एडवांस में भी आया है, जिसको कॉपी करके उन्होंने 2019 में पूछा है। तो अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो ना, तो उसके रिलेटेड ही आता है क्वेश्चन, क्या ही कॉन्सेप्ट पूछेंगे, और इसके अलावा मोमेंटम, एनर्जी, रेडियस, इसमें ही पूरा गेम खेलेंगे उन लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते उन लोग। 3 फॉर्मूला पता हो तो खत्म है उसके आगे फिर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr/3, 2πr/3, तो सिंपली आर की वैल्यू पुट कर दो ना, 2π/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4.65, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्सीमेटली 3.14, है ना, 3.14 डिवाइड बाई 3 इंटू 4.65, तो देखो अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 मतलब 4.5, 4 2 9 होता है, ठीक है, 4.5 2 9 होता है, मतलब 9 और 10 के बीच में आएगा, तो अपना ये आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, डी ऑप्शन। अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हो क्योंकि पता है आपको आंसर किसके बीच में आएगा, 4.65 इंटू 2 करोगे अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा, क्योंकि 3 हमने कुछ थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कैंसिल कर दिया उसको, तो 9.7 के आसपास आंसर आ जाता है। ओके सिंपल, देखो 12 तो आएगा नहीं, 6 तो आएगा नहीं, 3 तो आएगा नहीं, तो यही बचा रह गया 9.7 ही आएगा। इस तरह से सॉल्व करना है इसको, देखना आपको हम क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियस क्यों दिया आपको सोचना है, एन क्यों दिया आपको सोचना है। आप बोलोगे यही क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया था और एन की वैल्यू दी थी और एम इंटू वी हमको चाहिए था, तो उसके ऊपर से हमने ये पूरा फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई करो। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कुछ। देखो ये क्वेश्चन जे एडवांस 2015 में आया था, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन हैज एंगुलर मोमेंटम। हमको एंगुलर मोमेंटम दिया है इसके अंदर, मतलब MVR इक्वल टू क्या दिया है हमको 3h/2π, 3h/2π हमको एंगुलर मोमेंटम दे दिया है इसके अंदर। अब पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, देखो एंगुलर मोमेंटम दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, आर के टर्म में पूछा है, हम निकालेंगे ना, P/A0 के टर्म में पूछा है। A0 क्या है, A0 है बोर का रेडियस, फर्स्ट बोर का रेडियस, ठीक है। तो A0 की वैल्यू क्या होती है आपको याद हो, हम लिखते थे रेडियस इक्वल टू 0.53 n²/z। तो बोर्ड्स का फर्स्ट रेडियस क्या होता है, z इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 0.3, ये अपना होता है A0। तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। देखो ध्यान से, MVR इक्वल टू 3h/2π हमको यहाँ पे और हमको पता है कि ये क्या होता है h/mb होता है, तो m इंटू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3h/2πr, तो लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा h/3h/2πr। तो यहाँ से क्या है h से h कैंसिल, तो लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2/3πr। लेकिन ध्यान रखना है हमको किस में पूछा है, हमको पूछा है यहाँ पे बोर्स रेडियस के टर्म में, ठीक है, बोर्स रेडियस। तो क्या है वेर A0 इज द बोर्स रेडियस, ठीक है, P/A0, P/A0, यहाँ पे r की जगह पे हमको पुट करना पड़ेगा A0 इंटू n²/z, ठीक है, A0। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा A0। देखो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यु होती है A0 इंटू n²/z। तो अगर n और z की वैल्यू 1 हो तो r की वैल्यू कितनी हो जाती है A0। क्लियर है। तो फॉर्मूले में क्या पूछा है 3h/2π is an electron in an excited state of lithium ion has an angular momentum of 3h/2π। देखो n की वैल्यू, अच्छा n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करो और n इक्वल टू 3 पुट करो, और z क्या है, देखो z क्या हो जाएगा लिथियम है, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमको, n इक्वल टू हो जाएगा 3 और लिथियम है तो z इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा A0 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3, तो मतलब हो जाएगा 9 और z की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से 3 3 से 9, मतलब r इक्वल टू हो जाएगा 3A0। हम मेरे को लगा हाइड्रोजन पूछा है, पर यहाँ पे लिथियम के लिए पूछा था ना, तो कोई हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे z इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 पुट करके हम निकाल लेते हैं अपना A0, पर यहाँ पे लिथियम दिया है तो हमको A0 के टर्म में आंसर निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये आया है 2πr आया है, पर ऑप्शन में क्या दिया है कि P/A0 द वैल्यू ऑफ P, तो अपना समझ लो P है पाई और A0 है ना, लेकिन यहाँ पे R दिया है, हमको A0 के टर्म में लाना है। देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है,
भाई जे एडवांस क्वेश्चन एकदम बेसिक तो नहीं पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा ना आपको कि a0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड है, लिथियम के लिए पूछा है भाई, Li+2 है, Li+2 तो n = 3 क्योंकि लिथियम है, और z = 3 है क्योंकि बोला है कि MVR = NH/2 होता है ना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 3 है, n की वैल्यू जो है वो 3 हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पुट करो 2/3 टाइम्स ऑफ पाई इंटू 3a0, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आ रहा है अपना आंसर 2πa0, मतलब जो p की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। सेम देखो डिट्टो क्वेश्चन आया है, कोई फर्क नहीं है। ओके इसी को कॉपी करके उन्होंने 2019 में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे सेम क्वेश्चन हो गया एकदम। ध्यान रखना डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h/mv। ओके वो लैम्बडा, ये फॉर्मूला मत यूज़ कर देना, E = sc/λ वाला फॉर्मूला मत यूज़ करना, ये क्योंकि ये तो फोटोन के लिए है, ठीक है, लाइट के पार्टिकल के लिए होता है, अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो। चलो फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्बिट्स ऑफ पार्टिकल इन अ सर्कल। देखो उसी तरह क्वेश्चन है कुछ, हम सोचेंगे कैसे करना है। ठीक है, ऑर्बिट्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल आर सच दैट द पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था इस तरह से, मैंने आपको जो है स्टेशनरी वेव बनवाए थे। ठीक है, इस तरह से करके मैं स्टेशनरी वेव बनाए थे। मैंने बोला था ये रेडियस होता है और ये होता है अपना लैम्बडा, ये होता है अपना लैम्बडा। मैंने क्या समझाया था आपको अगर याद हो तो, ये होता है अपना लैम्बडा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसका पूरा सर्कमफरेंस, अगर पूरा सर्कमफरेंस जो कि हो जाएगा 2πr, अगर इक्वल टू n लैम्बडा के बराबर होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। ठीक है, मैंने कंपेयर कराया था आपको, इसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव होता है इससे। तो यहाँ पे वही दिया है कि ऑर्बिट इन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल आर सच दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये हमको दिया है। फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड the radius of nth orbital will be proportional to, radius of nth orbital will be proportional to, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी h/mv, तो 2πr इक्वल टू NH/m इंटू वी, हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, हमको क्या पूछा है लेकिन इसके अंदर कि प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका रेडियस क्या होगा। अगर याद हो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है इस तरह से, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस तरह से वो सर्कल बनाता है जिसका रेडियस होता है r। और हम कैसे कंपेयर करते थे, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को हम QBV से कंपेयर करके यहाँ से हम क्या निकालते थे, देखो v से v कैंसिल, तो r इक्वल टू हम निकालते थे mv/QB, अगर याद हो तो आपको r इक्वल टू mv/QB। ठीक है, तो बस करना क्या है, यहाँ से mv की वैल्यू उठा के यहाँ पे हम पुट करेंगे तो अपने r की वैल्यू आएगी। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, 2πr इक्वल टू NH/mv। तो यहाँ से mv इंटू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, NH/2πr। अब बोलोगे मैंने mv की वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि हमको v नहीं चाहिए। देखो v वेरिएबल है, मास नहीं चेंज होगा, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो, v वेरिएबल है, क्योंकि v जो है z और n के प्रोपोर्शनल है, तो हम v हटाना चाहते हैं तो m इंटू वी करके हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या है, और देखो ऑप्शन के अंदर भी जो है मतलब कि v के टर्म में नहीं आना चाहिए, n के टर्म में पूछा है हमको, तो mv की जगह पुट करेंगे हम NH/2πr, तो हो जाएगा NH/2πr q इंटू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो r ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा r² इक्वल टू NH/2πQB। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा होता है, ध्यान से देखो, यहाँ से निकल गया r इक्वल टू √ NH/2πQB, अंडर रूट आ रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा पता है, r इज प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴। ठीक है, r जो है √n के प्रोपोर्शनल है, r किसके प्रोपोर्शनल है, √n के। तो r इज प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴। ये ऑनलाइन अप्रैल 2013 में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, n⁻⁴। देखो सारे क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ वही प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं। तो आज के लेक्चर मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें आप पूरा पक्के हो जाओ, कोई भी तरीके का क्वेश्चन है, जितने तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल हैं सब कुछ लेके आए आज के लेक्चर के अंदर। क्लियर है, जिसको आपको इस तरह से देखना है और देखना कैसे हम प्रोपोर्शनलिटी से खेलते हैं।
देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी होता है, बस उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए आपको जो है क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ओके चलो इसको रफ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पूछा है क्वेश्चन के अंदर उसको सोचना है हम वो आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक है चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई करो। क्या दिया? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। एक्सेलरेशन पूछा है लेकिन आर के टर्म में पूछा है। देखो ऑप्शन जो देखोगे ना वो आर के टर्म में है। हमको क्या पता है, हम तो एक तरह से ये देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा v²/r के, v²/r a = v²/r। ठीक है तो v की वैल्यू क्या होती है z/n, तो z²/n² हो जाएगा ना, z/n होता है तो स्क्वायर है तो z²/n² इनटू रेडियस क्या होता है n²/z, तो n²/z। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z³/n⁴ आ रहा है, z²/n² और n²/z। हाँ तो एक्सेलरेशन n⁴ के प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमको इस बार क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमको क्वेश्चन में आर के टर्म में पूछा है। हमको ये आर रखना है हमको, ठीक है, आर हटाना नहीं है हमको, क्योंकि ऑप्शन जो सारे आर के टर्म में है। ठीक है सारे कॉन्स्टेंट से भी एक आर आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है हाइड्रोजन के लिए, तो क्या हो जाएगा a = v²। अब v² का फॉर्मूला क्या होता है निकालते हैं, हम इससे निकालेंगे हम कि mvr = nh/2π। मैं करता क्या होता है v को भी r के टर्म में निकालता हूँ, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी nh/2πm, nh/2πmr है ना, v की वैल्यू क्या हो जाएगी nh/2πmr। तो बस सिंपली यही वैल्यू उठा के हम यहाँ डालेंगे। ठीक है यही वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे। ऐसा मैंने ऐसे क्यों किया भाई, इस बार ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमको आर के टर्म में आंसर चाहिए, तो मैं जो v है उसको भी आर के टर्म में ला रहा हूँ। तो v को आर के टर्म में लाने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, v और r किस लिए प्रोपोर्शनल है, तो हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ डालूँ तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा v², मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा n²h²/4π²m²r², और नीचे तो एक r है ही, मतलब इंटू r हो जाएगा। मतलब सिंपली हमारा जो आंसर आ गया n²h²/4π²m²r³। ओके और n = 1 बोला है, n = फर्स्ट ऑर्डर पूछा है, n = 1 डाल दो तो n हट जाएगा, तो h²/4π²m²r³, मतलब कि अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है 4π²m²r², हाँ r³, मतलब सी ऑप्शन अपना मैच कर रहे हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। यहाँ पे सारे कांस्टेंट भी पूछे थे तो हमने कांस्टेंट के टर्म में निकाल लिया उसको। ओके तो ऐसा इसका आंसर आता है जो कि करेक्ट है सी ऑप्शन। चलो इसको रफ करते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वैरायटी देखते हैं इसके अंदर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ देखो ये तो अलग तरीके क्वेश्चन है, देख लो एक बार इसको कैसे देखना है, कैसे करना है उसको देख लो, उसके बाद इसके रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आएगा ना आप कर लोगे। यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय v = v0 ln r/r0, v = v0 ln r/r0। अब इसको कैसे क्या बोला है, और वेयर r0 इज द कांस्टेंट अज्यूमिंग बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल, बोल रहे हैं कि इसके ऊपर बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है। तो वेरिएशन ऑफ आर एन विथ एन, मतलब आर का जो वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एन निकालना है हमको, रेडियस का जो प्रोपोर्शनलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एन निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, हमको दिया पोटेंशियल, ये वी नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, क्या है पोटेंशियल है। हमको दिया पोटेंशियल और पूछा रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी। कैसे सोचेंगे इसको, कैसे करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि जो mvr होता है इक्वल टू nh/2π, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी वाला, ठीक है, z²/r इक्वल टू mv²/r। लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल दिया, तो कैसे डील करें इसको। तो यहाँ पे सिंपली हमको देखना है कि पोटेंशियल दिया है, इसको अगर ई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा अपना एनर्जी, है ना भाई। क्या होता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है E × V0, काइनेटिक एनर्जी बोलो E × V0, ठीक है, ln r/r0। मतलब क्या हो गया, देखो ये अपना एनर्जी हो गया, E = E0 ln r/r0। बोलोगे एनर्जी क्यों ढूंढा मैंने, क्योंकि एनर्जी से हमको मिल जाएगा फोर्स, और उसके ऊपर से हम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है dE/dr, फोर्स क्या होता है dE/dr, है ना। देखो फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होता है एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस तरह से। तो dE/dr होता है ना फोर्स। इसको मैं अगर r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ
तो यहाँ पे हमको जो है फोर्स का रिलेशन मिलेगा। और फोर्स का होता है अपना mv²/r, उसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं कहानी अपनी, है ना। फोर्स का होता है mv²/r, तो फोर्स का रिलेशन हमको पता है, तो फोर्स हम निकालना चाहते हैं इसके ऊपर से। तो इसको करता हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट। तो इसको किस तरह लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि E लिख सकता हूँ मैं E0 ln r माइनस ln r0। r0 तो कांस्टेंट है, r जो है वेरिएबल है, ठीक है। तो df/dr करूँगा अगर, तो क्या आएगा मेरा आंसर, सॉरी de/dr करता हूँ तो क्या आएगा, E0 तो कांस्टेंट ही है, ln 1/r हो जाएगा, ln r का इसका क्या हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। मतलब फोर्स जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। हमने क्या निकाला यहाँ से, देखो E0 तो कांस्टेंट है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। हमने इतना निकाल लिया, चलो इतना तो क्लियर है आपको, मैंने यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब मैंने फोर्स से क्यों निकाला, क्योंकि हमको फोर्स का कंपैरिजन करने वाला फॉर्मूला पता है, ओके। तो फोर्स क्या आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमको r का रिलेशन नहीं पता, ठीक है। तो हमको पता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। मतलब यहाँ पे जो mv²/r होगा वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। तो यहाँ से r कैंसिल। मतलब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी r पे डिपेंड ही नहीं कर रही है और ना ही n पे डिपेंड कर रही है। देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, किसी पे नहीं। मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने से बहुत अच्छा हमको रिलेशन मिल गया। बोलोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उससे हमको क्या पता चला, वेलोसिटी कांस्टेंट है वो तो पता चल गया ना। देखो r कैंसिल हो गया, v = देखो m आ रहा है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है पता चल गया। तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाता हूँ मैं, उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला पता है mvr = nh/2π। इस फॉर्मूले के अंदर दो ही वेरिएबल हैं, एक तो r है एक तो v, बाकी सब तो कांस्टेंट है। और हमको पता चल गया कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, मतलब m × कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है n और z पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, मतलब m भी और v भी कांस्टेंट है। r = nh/2π, तो यहाँ पे जो r हो जाएगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। अब बोलोगे पहले क्यों नहीं लिख दिया इसको, बोलोगे डायरेक्टली इसको देख के r = n लिख देते, लेकिन नहीं, हमको पता कैसे है कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको निकालना था कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल निकाला हमने, कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तब जो है r = n है। सोचो अगर वेलोसिटी n² पे डिपेंड करता होता तो n/n² तो r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n आता। तो सब कुछ कहानी इस पर डिपेंड कर रही थी कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब कि 2003 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आया तो उसको आपको इस तरह से अप्रोच करना है। आपको देखना है कैसे पहुंचूं मैं अपने मेन फॉर्मूले तक। फोर्स पता है हमको, ये पता है, उसके ऊपर से कैसे पहुंचूं, ओके। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का, जो कि एडवांस के क्वेश्चन हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इन एन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 टू द nth लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन है जो कि n+1th लेवल से nth लेवल में ट्रांजिशन करता है, n+1 लेवल से nth लेवल में। पूछा गया क्वेश्चन के अंदर इफ n इज वेरी ग्रेटर देन 1। देखो क्वेश्चन में जो भी दिया होता है सबका मतलब होता है। तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब n समझ लो 1000 2000 है, मतलब 1 के कंपेरिजन में n बहुत बड़ा है, ऐसा समझ लो, बहुत बड़ा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैसे सॉल्व करें इसको। फ्रीक्वेंसी पूछा है और हमको बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है। क्या पूछा है हमको, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, हमको तो पता है एनर्जी का ही पता है, हम भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है हमको पता है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है h × f, तो भाई एनर्जी जिसके प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी अपना। एनर्जी जिसके प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोपोर्शनल अपना फ्रीक्वेंसी। अब बोलोगे मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि भाई वो फ्रीक्वेंसी = 1 बाई टाइम पीरियड = v/2πr, यहाँ से z/n करके n²/z करके मैं ये क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, हमको चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है ना, तब फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन आ रहा है या फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है वो हमको देखना है। क्लियर है। तो डायरेक्टली ये नहीं कर सकते आप कि n³/z² तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। हमको देखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, हम एनर्जी का निकालेंगे। एनर्जी E of n2 माइनस E of n1 इज इक्वल टू होगा डेल्टा E, ठीक है। E of n2 मतलब कि
एन मतलब कि n2 मतलब कि n और n+1, मान लो ये अपना n2 है, मान लो अपना n1 है, ठीक है। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, z²/n² के। तो अभी z का काम है नहीं, n से डील करते हैं हम, z तो मतलब बोला ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो 1/n क्या है, n² माइनस ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर। क्लियर है, हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है, क्लियर है हमारे पास ये फॉर्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n², नीचे आ रहा है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ऊपर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, n² + 2n + 1 माइनस n², नीचे आ रहा है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ से n² कैंसिल, क्या आ रहा है 2n + 1 अपॉन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन में एक हिंट दिया था, n जो है 1 से बहुत बड़ा है, n 1 से बहुत बड़ा है तो 1 और 1 को दोनों इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n अपॉन नीचे हो जाएगा n³, देखो 1n⁴ हो जाएगा, है ना। n इग्नोर कर दिया, n² और n² n⁴, एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया 2/n³। मतलब देखो अगर एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/n³ के, मतलब फ्रीक्वेंसी भी किसके प्रोपोर्शनल होगा 1/n³। देखो आप डायरेक्टली उससे वो निकालते तो वो गलत है, इसमें क्या ट्रांजिशन कर रहा है तब फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं, देखो अभी आप उससे निकाल रहे हो तो भी वही आंसर आ रहा है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि ऐसे सेम आंसर है, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। क्लियर है, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करते हैं, इसको रफ करके करते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन, जो कि JEE Advanced 2015 का आई थिंक सो, आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन JEE Advanced 2016 का है। इसी तरह क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो कॉल्ड रेडबर्ग स्टेट विथ न्यूक्लियर चार्ज Ze आर डिफाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वेयर n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे कंडीशन दिया है n जो है 1 से बहुत बड़ा है, ठीक है। बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब क्वेश्चन में सब में रिलेटिव चेंज पूछा है, रिलेटिव चेंज इन रेडियस, रिलेटिव चेंज इन रेडियस, रिलेटिव चेंज इन एनर्जी, रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सब में रिलेटिव चेंज की बात की है। रिलेटिव चेंज तो पता है ना कि रिलेटिव चेंज कैसा होता है। भाई मान लो रिलेटिव चेंज ऑफ x निकालना हो, रिलेटिव चेंज ऑफ x क्लास 11 में पढ़ते हैं हम, रिलेटिव चेंज ऑफ x निकालना हमको, तो क्या करते हैं हम Δx/x करते हैं, ये होता है अपना रिलेटिव चेंज, है ना। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल होता है अपना रिलेटिव चेंज। और परसेंटेज रिलेटिव चेंज पूछते थे तो इंटू मल्टीप्लाई 100 करते थे, आपको याद होता हो, ठीक है। तो रिलेटिव चेंज ये होता है Δx/x। तो पहला ऑप्शन क्या पूछा है कि रिलेटिव चेंज इन ऑफ रेडियस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स डू नॉट डिपेंड अपॉन n। मतलब बोल रहे हैं कि Δr/r जो है z पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, ऐसा बोल रहे हैं। हमको चेक करना है Δr क्या, कहाँ से कहाँ, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल। कॉन्जिक्यूटिव मतलब पता है ना, n हो तो n+1, 2 हो तो 3 हो तो 4, मतलब 2 साथ वाले, ठीक है। 3 4 साथ में होते हैं, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स मतलब एक हम ले लेते हैं n और एक लेते हैं n+1, चाहो तो आप n-1 भी ले सकते हो। मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, n तो n+1 होगा, ठीक है। Δr देखो Δr क्या होगा, r2 माइनस ऑफ r1 अपॉन r, यही तो होगा। अब r किसके प्रोपोर्शनल होता है, r प्रोपोर्शनल होता है n² के, n² के। क्या लिख सकता हूँ मैं कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², पॉजिटिव आंसर लाने के लिए, ठीक है। ओवरऑल n+1 का होल स्क्वायर, देखो n² होता है ना, नीचे हो जाएगा z, ठीक है, दोनों में z आएगा, इस तरह से आएगा। अपॉन नीचे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी n², ठीक है। r की वैल्यू क्या हो जाएगी n²। क्लियर है, Δr/r कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, z तो कैंसिल हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² अपॉन n² आ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, क्योंकि z तो कैंसिल हो जाएगा, रिलेटिव चेंज निकालोगे तो ऑब्वियसली z कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है सिर्फ n। तो यहाँ से n अगर सॉल्व करें तो देखो कैंसिल होगा, बचेगा ऊपर 2n+1 अपॉन नीचे आ रहा है n²। और अगर n बहुत बड़ा हो 1 से तो 1 को इग्नोर कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा आंसर 2/n। मतलब अपना जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। मतलब अपना ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। बी ऑप्शन में क्या बोला है
कि रिलेटिव चेंज ऑफ रेडियस इज 1/n, तो बी ऑप्शन भी अपना सही है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन आर ट्रू, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। अब चेक करते हैं सी ऑप्शन। ठीक है, इसको हटा दो, सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल इज 1/n³। एनर्जी निकालते हैं, मतलब डेल्टा ई बाई ई, डेल्टा ई बाई ई, तो क्या हो जाएगा ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ n1 अपॉन एनर्जी। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में खाली एनर्जी का डिफरेंस नहीं, रिलेटिव चेंज पूछा है, रिलेटिव चेंज इस तरह से निकालते हैं हम। ठीक है, तो रिलेटिव चेंज इस तरह से। अब ई ऑफ n2 क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, z²/n² के, मतलब 1/n के प्रोपोर्शनल है। z तो कहानी है ही नहीं इसके अंदर, z लिखी हुई होगी तो भी क्या होगा, z² माइनस z²/n+1², नीचे क्या हो जाएगा z²/n²। ये तो होता है रिलेटिव चेंज, ई ऑफ n2 अपॉन दिस हो जाएगा डेल्टा ई बाई ई। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे इसको, z² तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा n+1² माइनस n² अपॉन नीचे क्या बचेगा, देखो n² से n² कैंसिल हो जाएगा, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, और ये है नीचे, ये है n² कैंसिल हो जाएगा, n+1² बचेगा, n+1² है ना, यही बच रहा है ना, n² इंटू n+1² डिवाइड बाई दिस, तो यहाँ एक n कैंसिल। ओके, तो n+1² बचेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा अपना आंसर, n² + 2n+1, तो 2n+1 अपॉन n+1²। तो यहाँ से भी अगर देखेंगे तो एनर्जी जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। देखो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n = 1 इग्नोर करेंगे, है ना, इस तरह लिखेंगे ना 2n/n², तो एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है, तो अपना सी ऑप्शन जो है गलत है। अब चेक करते हैं डी ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम, रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको रफ करके एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π, तो p हो जाएगा nh/2π। p क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, जो कि होता है mvr। ये तो देखो खाली मोमेंटम होता है m × v, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो हो जाएगा nh/2π। मतलब सिंपली जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा p/p करेंगे, तो क्या करेंगे हम, n+1 माइनस n अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स, रिलेटिव चेंज, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/n। तो एंगुलर मोमेंटम भी 1/n के प्रोपोर्शनल आ रहा है। हाँ, तो अपना डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो अपना कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ए और बी और डी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। तो ये मतलब ये जो क्या फॉर्मूले मतलब किस तरह से डिराइव करने हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके बस जितने वेरिएशन पॉसिबल हैं और जितने क्वेश्चंस आज तक आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, सारे हमने कोशिश किया कि इस लेक्चर के अंदर कवर करें। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड होगा ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है, तो वेवलेंथ वगैरह क्या आती है, उसके ऊपर जितने भी जे एडवांस के क्वेश्चन आए हैं, जे मेंस के क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।